हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। इससे पहले जो भी हमारी इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी सीरीज चल रही थी उसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग पहले इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा एंड उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि इस क्लास को समझने में ज्यादा सहजता महसूस होगी। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इसी इंडियन पॉलिटी में, जो हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या हम अपने भारत देश का संविधान का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, और इसी संविधान के माध्यम से हम एक प्रकार से बोलना चाहें तो इंडियन पॉलिटी को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम इस संविधान हमारा ये क्लास लेने का महज केवल और केवल यही उद्देश्य है कि हमारा एक तरीके से बोलें तो संविधान भी कंप्लीट हो जाए और संविधान के साथ साथ हमारी इंडियन पॉलिटी भी कवर हो जाए। ठीक है, तो उसी में हम प्रॉपरली अनुच्छेदों के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे आपके समक्ष रख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में और आनंद लीजिए इस भारतीय संविधान का कि भारत देश के जो भी हमारे संविधान के निर्माता थे उन भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा भारत देश का जो भी हमारे निर्मम संविधान है बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसकी रूपरेखा और पूरे के पूरे भारतीय संविधान को तैयार करके रख दिया। ठीक है, तो आज हम आज क्या फिलहाल में बात कर ही रहे हैं तो बात अपनी बनी रहेगी और हम इसी प्रकार से क्लास के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं आज इसमें हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं आर्टिकल 97 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे या इस क्लास की आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो अनुच्छेद 98 अर्थात अनुच्छेद 98 की बात करेंगे। और इसके पहले अगर हम थोड़ा सा रिवीजन मोड में चलें तो हम लोग बात कर रहे थे भाग 5 की। ठीक है, और इस भाग 5 के अंतर्गत हम भाग 5 के अंतर्गत संघ की चर्चा कर रहे थे और इस संघ के अंतर्गत हम संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जो कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी सारे हमारे कर्मचारी आते हैं या जितने भी सारे हमारे एक प्रकार से बोले तो बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व उभर करके आते हैं या एक प्रकार से बोले जो भी हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद बनाए गए हैं भारत देश के अंतर्गत उनका बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया इन अनुच्छेदों के माध्यम से। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे उसी के आगे हम बात करने वाले हैं इसी संघ की कार्यपालिका में, जो कि आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 98 की। यहां से आज हम अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे और इतने बेहतरीन ढंग से रखेंगे कि सारे के सारे अनुच्छेद एक ही बार में हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे माइंड में सेट हो जाने हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा इस भारतीय संविधान में हमारे क्या प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 98 के अंतर्गत में। ठीक है, तो भरपूर आनंद लीजिएगा इस संविधान का और मेरी क्लास का भी। ठीक है, क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं अनुच्छेद 98 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 98 प्रावधान करता है संसद के सचिवालय के संदर्भ में, यानी भारत देश के अंतर्गत जो भी हमारी संसदीय व्यवस्था है इस संसदीय व्यवस्था में
हमारा संसद के सचिवालय के संदर्भ में, सचिवालय का प्रावधान हमारे किया गया है। कहां पे? संसद के सचिवालय का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 98 के अंतर्गत किया गया है। अब ये हमारा सचिवालय क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सचिवालय हमारा बेसिकली संसद का एक सचिवालय होता है जहां से हमारी योजनाएं वगैरह बनाई जाती हैं। यार हम लोग ये जानते हैं ना कि भारत देश के अंतर्गत जो भी सारे नियम और कानून या जो योजनाएं आती हैं वो हमारी एक प्रकार से बोले तो संसद के सचिवालय के द्वारा पहले उसमें एक प्रकार से बोले राय सलाह मशविरा वगैरह किया जाता है और उन्हीं सचिवों के माध्यम से जितनी भी सारी हमारी योजनाएं होती हैं भारत देश के संदर्भ में, वो सारी की सारी योजनाएं हमारे सामने उभर करके आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा जो कार्य करता है वो संसद का सचिवालय ही करता है। और ये जो हमारी संसद की सचिवालय होती है ये पूरी तरीके से हमारे अध्यक्ष के अंडर में होता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से अध्यक्ष के अंडर में होता है। क्यों? क्योंकि यार लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में इस कारणवश होता है क्योंकि सरकार हमारी यहीं से बनती है, तो योजनाएं वगैरह जो भी बनाई जाती हैं वो यहीं से बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी कारणवश ये जो भी हमारी एक प्रकार से बोले सचिवालय है इसको पूरी तरीके से जो कंट्रोल करने का कार्य करता है या एक प्रकार से बोले जो हैंडल करने का कार्य करता है वो हमारा पूरी तरीके से संसद के कौन करते हैं? अध्यक्ष महोदय करते हैं। और इस संसद का हमारा एक कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। यानी सारे सचिवों का हेड हमारे कौन? कैबिनेट सचिव। और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग सचिव होता है प्रॉपरली। जैसे गृह सचिव अलग, रक्षा सचिव अलग, स्वास्थ्य सचिव अलग, इस तरीके मिला करके हमारे संसद में एक सचिवालय बनाया गया और इसी सचिवालय में सारे सचिव हमारे क्या होते हैं? बैठते हैं। और इन्हीं सचिवों का एक हेड होता है जिसको हम लोग कैबिनेट सचिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमको क्या करनी है? अनुच्छेद 98 के अंतर्गत याद रखनी है जो कि संसद के सचिवालय के संदर्भ में प्रावधान करता है। ठीक है, जिसको हम लोग सेक्रेटरीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में बात करते हैं अनुच्छेद 99 की बात करते हैं। अनुच्छेद 99 प्रावधान करता है संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ का प्रावधान करता है। शपथ के प्रावधान करता है। अर्थात यार हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी हमारा चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, तो जरूरी ये भी नहीं है कि हर बार वही सदस्य आए। यार चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ तो कुछ हमारे नए सांसद भी चुन करके आएंगे, तो अब उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इसी संदर्भ में जो हमारी बात रखी गई है वो अनुच्छेद 99 के संदर्भ में ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रावधान किया गया है कि जो भी हमारे संसद के नवनिर्वाचित सदस्य होंगे उनका शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। और ये शपथ हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये हमारा कार्य बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति महोदय अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के द्वारा इन नवनिर्वाचित सदस्यों का क्या करवाते हैं? शपथ ग्रहण करवाते हैं। जैसे कि यार हम लोग इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी लोकसभा अध्यक्ष वगैरह नहीं होते हैं तो हमारे राष्ट्रपति महोदय एक अन्य व्यक्ति को वहां का स्पीकर के तौर पे नियुक्त करते हैं, जिसको हम लोग अस्थायी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं।
तो ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है यही नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करता है कि शपथ ग्रहण करवाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली तरीके से भारतीय संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित सदस्यों को हमारे शपथ ग्रहण करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूर प्रावधान किया गया है 99 में कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कराया जा सकता है, या राष्ट्रपति महोदय अगर अपने द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को चुनते हैं तो उस व्यक्ति के समक्ष या उस व्यक्ति के द्वारा हमारे नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमको क्या करनी है, याद रखनी है इस 99 के संदर्भ में कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान में जो भी हमारे संविधान सभा में बैठे सदस्य थे जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान को निर्मित किया, उन्होंने निर्मित करते समय अनुच्छेद 99 में ये प्रावधान भी कर दिया कि नवनिर्वाचित सदस्यों के जो शपथ का प्रावधान किया जाएगा वो हमारा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा या उनके द्वारा हमारा चुना गया जो भी अन्य व्यक्ति होगा उसके द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको अनुच्छेद 99 के संदर्भ में याद रखनी है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 100 कि ये अनुच्छेद 100 हमारा क्या प्रावधान करता है। देखते चलना सारी बातों को और अनुच्छेदों को याद करते चलिएगा, ठीक है। एक बार क्लास अगर देख ली जाएगी तो मुझे जहां तक आशा है कि यार हमको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें खुद ब खुद माइंड में सेट हो जानी है। अनुच्छेद 100 क्या प्रावधान करता है, ये प्रावधान करता है कोरम व्यवस्था की, कोरम व्यवस्था या कोरम का प्रावधान करता है, कोरम का प्रावधान करता है हमारा कौन, अनुच्छेद 100। अब ये कोरम क्या है, इस कोरम को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम गण पूर्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गण पूर्ति बोलते हैं। अर्थात मानते हैं जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा हमारी है और राज्यसभा में 245 सदस्य और लोकसभा में हमारे 545 सदस्य, ठीक है। और यहाँ पे हमको किसी विधेयक पर या किसी बिल पर हमको बैठक बुलानी है सारे सांसदों की, तो उस बैठक को मान्य कब तक नहीं माना जाएगा या उस बैठक की शुरुआत कब तक नहीं होगी, जब तक कि वहां पर गण पूर्ति हमारी प्रॉपरली नहीं हो जाएगी। और ये जो गण पूर्ति होती है ये कुल सदस्यों का 10%, यानी कुल सदस्यों का 10% अगर सदस्य हमारे सदन में उपस्थित हैं तो फिर ये कोरम व्यवस्था या गण पूर्ति हमारी मान्य होगी और किसी भी विधेयक पर हमारी बैठक क्या हो जाएगी, स्थायी रूप से या संचालित हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 10% होता है इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी 1/10 बोले 545 का तो 55 सदस्य और राज्यसभा में 1/10 बोले तो कम से कम 25 सदस्य अगर हमारे उपस्थित हैं तो फिर बैठक हमारी क्या होगी, मान्य हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग कोरम या गण पूर्ति के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात में यार इतनी बातें हमको याद रखनी है अनुच्छेद 100 तक के संदर्भ में। इसके पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 101 की। फिलहाल में अनुच्छेद 100 तक जो भी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा या अभी तक जितना हम लोगों ने अनुच्छेद का अध्ययन किया ये हमारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अनुच्छेद 101 से लेकर के 105 या 6 तक के आर्टिकल हमारे उतने मतलब एक प्रकार से बोले तो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, जिस कारणवश हम इनको केवल और केवल एक प्रकार से देख ही लेते हैं, बाकी याद भी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक प्रकार से देख जरूर लेते हैं। क्या बात करते हैं कि अनुच्छेद 100 के संदर्भ में बात करते हैं, सॉरी 100 बात कर ली, 101 के संदर्भ में बात करते हैं 101 से 104 के मध्य में, 101 से 104 के मध्य में जो बातें बोली गई है भारतीय संविधान में, यहाँ पे बातें बोली गई है कि जो भी हमारे सांसद होंगे उनकी अयोग्यता के आधार पर सांसदों का जो पद होगा
वो रिक्त होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से बोले 101 से 104 के मध्य में सांसदों की अयोग्यता के आधार पर पद का रिक्त होने का जो प्रावधान किया गया है वो हमारा 101 से लेकर के 104 के मध्य में किया गया है। अब यार ये जो पद है ये रिक्त कैसे होगा, इनकी अयोग्यता किस प्रकार की होगी, यानी ये जो सांसद है वो किस प्रकार से निरर्हता को घोषित किए जाएंगे या अयोग्य घोषित किए जाएंगे, और अयोग्य घोषित भी होंगे तो घोषित कौन करेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग ये समझते हैं कि इनकी जो अयोग्यता होगी वो अयोग्यता हमारी कई प्रकार से हो सकती है। ठीक है, अयोग्यता जैसे कि किसी भी प्रकार से वोटिंग हमारी हुई और वो वोटिंग हमारी एक प्रकार से बोले तो मान्य ना हुई या अवैध वोटिंग हुई, अवैध के साथ साथ में लाभ के पद पर थे फिर भी उन्होंने सांसदीय या जो भी सारा चुनाव है वो लड़ा, तो इस प्रकार की कई सारी अयोग्यताएं हमारी हो सकती हैं। तो ये हमारी अयोग्यताएं हो गई, और इन सामान्य अयोग्यताओं के आधार पर जो इनके पद की या इनको जो अयोग्य घोषित करेगा वो राष्ट्रपति महोदय ही घोषित करेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ पे और याद रखेंगे कि एक हमारा अयोग्य तौर पे घोषित और किया जा सकता है, वो है दल बदल के आधार पे अयोग्यता को घोषित करना। दल बदल के आधार पे अगर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित करना है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, और जो सामान्य तौर पे अयोग्य घोषित करेंगे वो हमारे राष्ट्रपति महोदय घोषित करेंगे। ठीक है, और ये तो हुई अयोग्यता की बात। अब पद कैसे रिक्त होगा इनका पद कैसे रिक्त होगा, तो दो तीन बातें इस पद रिक्त होने के संदर्भ में भी देखते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हमारा पहले किसी अन्य सदन का सदस्य था और वो किसी दूसरे सदन में भी चुनाव के पश्चात में चुन लिया जाता है, तो इस संदर्भ में उसको पहले वाले सदन की सदस्यता को क्या करना पड़ेगा, यानी उस पद को रिक्त करना पड़ेगा या वहां से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो दूसरे सदन का सदस्य बन सकता है। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई। एंड दूसरी कंडीशन इसी प्रकार से और जैसे समझना चाहें कि जैसे जिस प्रकार से हमारे राज्य में विधानमंडल है, तो कोई भी हमारा व्यक्ति अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य है और वह चुनाव के पश्चात में हमारा संसद में भी चुन लिया जाता है किसी भी सदन में, तो उसको राज्य के विधानमंडल की पद जो होगा उसको रिक्त करना पड़ेगा, तभी वो जाकर के संसद का सदस्य बन सकता है किसी भी सदन का। ठीक है, तो इस प्रकार की यार हमारे कई सारे ऐसे कंडीशनें या परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें किसी भी सांसद का पद हमारे क्या किया जा सकता है, रिक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है कि अनुच्छेद 101 से लेकर के 104 के मध्य में सांसदों की अयोग्यता के आधार पे पद को किस प्रकार से रिक्त किया जा सकता है, कौन रिक्त कर सकता है और किस आधार पे रिक्त कर सकता है, ये सारी बातें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। यही सारी बातें हमारी 101 से लेकर के 104 के मध्य में दी गई है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करें अगर 105 की, तो 105 में संसद के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए, संसद के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं कि कुछ हमारी परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसमें संसद को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। उस परिस्थिति में जिस समय संसद हमारी उस किसी भी कंडीशन में उसको क्या किया जाएगा कि उसको विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो किसी भी संदर्भ में हमारे विशेष अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 105 की बात हो गई, और 105, 6 ये सारी इसी तरीके की बात हमारी होती है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 107 आता है, तो अनुच्छेद 107 में साधारण, एक प्रकार से बोले तो साधारण विधेयक की बात की गई है अनुच्छेद 107 के संदर्भ में। इसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी क्लास में अभी आगे देखेंगे।
बात करते हैं अनुच्छेद 108 की, कि अनुच्छेद 108 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद 108 हमारा बोलता है संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में, संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में, यानी ज्वाइंट सेशन की बात करता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमारे संविधान में कहां किया गया, तो ये किया गया अनुच्छेद 108 के अंतर्गत में। ये संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, तो संयुक्त अधिवेशन अर्थात जो ज्वाइंट सेशन होता है, ये दोनों सदनों को मिला करके बुलाया जाता है। और इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति महोदय हमारे संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। और इसी के पश्चात में इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। केवल और केवल संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इस कारणवश कि इनके पास में जनसंख्या भी ज्यादा सीटों की और सांसदों की, और इसी के पश्चात में सरकार भी यहीं से बनती है, तो ज्यादा जो पावर है वो लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास में। इसी कारणवश संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। और इसी के पश्चात में ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन हमारा 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है किसी भी सदन में। पहली बात हमको ये याद रखना है कि दोनों सदनों को मिलाकर बुलाया जाता है, जिसमें से लोकसभा में 545 सदस्य, याद रखना, ठीक है। एंड राज्यसभा में 245 सदस्य, और दोनों को मिला करके बैठक बुलाई जाएगी जो, तो कुल मिलाकर के इसमें 790 सदस्य हमारे आएंगे। ठीक है, और इस 790 सदस्यों में अगर कोई भी बैठक बुलाई गई इनके बीच में, तो यहाँ पे जो भी हमारा मत पारित होगा वो यार हमको पहले से ही दिखाई दे रहा है कि जो मत पारित होगा वो लोकसभा के द्वारा ही ज्यादा पारित होगा, क्योंकि संख्या हमारी इधर ही है ज्यादा। ठीक है, यहाँ की संख्या कम है, लेकिन फिर भी अगर इनके आधे की बात करें, अर्थात जिस प्रकार से सरकार बनती है कि आधा बहुमत चाहिए, अर्थात 273 बहुमत जिस भी पार्टी के पास में है उसकी सरकार बनती है, तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ का भी सिस्टम है कि इसका आधा अर्थात 395 बहुमत या सीटें या सदस्य या वोटिंग जिसके भी तरफ हमारी हो जाती है, वो बहुमत हमारा पारित हो जाता है, वो विधेयक हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से पारित हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये 3 कंडीशनों में बुलाया जाता है। पहली बात तो यार किसी भी विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा में अलग पास किया जाएगा, राज्यसभा में उसको अलग पास किया जाएगा, उसके पश्चात में राष्ट्रपति महोदय के पास में भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो पूरे देश के लिए एक कानून के रूप में उभर करके आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये 3 परिस्थितियों में बुलाया जाता है। किन किन परिस्थितियों में? पहली परिस्थिति ये हो गई कि किसी एक सदन के द्वारा कोई भी विधेयक हमारा पारित कर दिया गया हो और उसको पारित करने के पश्चात में दूसरे सदन में भेजा गया और दूसरा सदन उस विधेयक को मानने से इनकार कर दे, तो इस संदर्भ में हमारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, एंड दूसरी परिस्थिति हमारी ये होती है कि कोई भी हमारा सदन है, उस सदन के द्वारा कोई भी विधेयक अगर पारित कर दिया गया है, उस विधेयक के संदर्भ में अगर दूसरा सदन हमारा सुझाव देता है, तो उस सुझाव को मानने के लिए यदि हमारा दूसरा सदन या जो पहले वाला सदन है उस सुझाव को नहीं मानता है, तो उस सुझाव के संदर्भ में भी हमारा क्या किया जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन हमारी ये बनती है कि कोई भी विधेयक अगर हमारा किसी एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में चला गया
और दूसरा जो सदन है वो उस विधेयक को 6 महीने या इससे अधिक समय के लिए अगर अपने पास में अटका लेता है या उस विधेयक को अटका देता है तो फिर इस परिस्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो यही हमारी 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात में ये 3 परिस्थितियां ऐसी थी जिनमें बुलाया जा सकता है। अब 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें नहीं बुलाया जा सकता। कभी भी इन 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। किनमें? एक हमारा हो गया महाभियोग, नहीं बुलाया जाएगा। पहला हमारा हो गया महाभियोग, इसमें हमारा संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा। महाभियोग के पश्चात में हमारा आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, इसमें भी हमारा एक प्रकार से नहीं बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। और धन विधेयक, क्या होगा? धन विधेयक, इसमें भी हमारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा कभी भी। ठीक है, महाभियोग और संविधान संशोधन ये अलग अलग सदन में हमारे पारित होंगे, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो धन विधेयक है ये भी हमारा एक प्रकार से बोले तो संयुक्त अधिवेशन इस पर भी नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी संयुक्त अधिवेशन में केवल और केवल जो शक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में है, ना कि राज्यसभा के पास में। राज्यसभा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप धन विधेयक में नहीं कर सकती है। राज्यसभा को केवल और केवल धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिन का समय दिया जाता है, और यदि ये 14 दिन में इस धन विधेयक को पारित कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पारित करते हैं तो और अच्छी बात है, ये स्वतः पारित हो जाता है। तो इस संदर्भ में भी राज्यसभा की जो शक्ति है वो लोकसभा की अपेक्षा में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कि महाभियोग एक प्रकार से बोले तो संयुक्त अधिवेशन हमारा नहीं आता है। ठीक है, इसके पश्चात में, इसी के पश्चात में हम लोग अगर और बात करें तो इसी के पश्चात में 3 परिस्थितियां हमारी ऐसी हुई हैं अभी तक वर्तमान में जहां पे संयुक्त अधिवेशन हमारा लगाया जा चुका है। अभी वर्तमान तक की स्थिति में 3 हमारी परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि संयुक्त अधिवेशन लगाया गया। एक हमारा हो गया, याद रखिएगा, 1961 में, 1973 में एंड 2001 में। ठीक है, 1961 में हमारा लाया गया था दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए। किसको? दहेज प्रथा को एक तरीके से खत्म करने के लिए संयुक्त अधिवेशन हमारी बुलाई गई थी। ठीक है, और इसी के पश्चात में 1973 में हमारा बैंकों का जो सिस्टम था, बैंकों की प्रणाली में सुधार के संदर्भ में 1973 में संयुक्त अधिवेशन हमारी बुलाई गई थी। एंड 2001 में हमारी संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई जिसमें पोटा अधिनियम का प्रावधान हमारे किया गया था। यानी पोटा अधिनियम के तहत भी हमारी क्या किया गया? ये संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई। और इन तीनों के समय में हमारे कौन थे? तो इन तीनों ही संयुक्त अधिवेशन के समय में हमारे जो भी थे प्रधानमंत्री वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो तीनों ही अधिवेशन के समय में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्हीं के समय में ये हमारे तीनों के तीनों संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए। ठीक है, और इसी के संदर्भ में एक चीज ये याद रखना कि पोटा अधिनियम हमारा क्या होता है? ये पोटा अधिनियम एक प्रकार से आतंकवादियों पर लगने वाला निवारक निरोध अधिनियम होता है, जिसको हम लोग पोटा अधिनियम के नाम से जानते हैं। प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको हम पोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। ये थी सारी की सारी बातें हमारी एक प्रकार से बोले तो संयुक्त अधिवेशन के तौर पे, और संयुक्त अधिवेशन के तौर पे इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है? याद रखनी है। इसी के पश्चात में
यार ये हमारे इतने आर्टिकल हमको याद रखने हैं। इसी के पश्चात में ये हमारे 108 तक की बात हो गई, ठीक है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से। इसके पश्चात में हम बात करते हैं अनुच्छेद 109 और 110 की। यहां से जो भी हमारे अनुच्छेद हैं ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिस कारणवश हमारे पढ़ने के दृष्टिकोण से और परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोणों से ये हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक ठीक है, तो इसके संदर्भ में देखते हैं कि अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। फिलहाल में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 ये दोनों ही हमारे एक ही प्रावधान है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं इसमें कि अनुच्छेद 109 क्या प्रावधान करता है और अनुच्छेद 110 ये क्या प्रावधान करता है। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। इस अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 को समझने से पहले हम यहाँ पे एक तथ्य समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं कि अनुच्छेद 109 में हमारे विधेयकों की बात की गई है, यानी धन विधेयक का प्रावधान हमारे किया गया है। इस धन विधेयक को समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि विधेयक क्या होता है और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पास होता है विधेयक हमारा, ठीक है। या कोई जो हमारा कानून होता है, बिल होता है, ये हमारा कैसे आता है और इसका क्या सिस्टम है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं विधेयक की। तो विधेयक हमारे होता क्या है। संसद में जब भी हमारा कोई भी एक प्रकार से बोले तो कोई भी कार्य किया जाता है जिसको हम लोग विधेयक या बिल के नाम से जानते हैं, जब उसे संसद पारित कर देती है पूरे बहुमत के साथ में, तभी उसको हम विधेयक या बिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो विधेयक होता है ये 4 प्रकार का विधेयक होता है। इसको भी हमने याद रखना कि 4 प्रकार का हमारा क्या होता है, विधेयक हमारे होते हैं। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आता है हमारा साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में साधारण विधेयक के पश्चात में आता है हमारा धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक के पश्चात में आता है हमारा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। एंड वित्त विधेयक के पश्चात में जो लास्ट आता है हमारा वो संशोधन विधेयक आता है, या संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आता है हमारा। ये हमारे 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, जो कि संसद में ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। इन्हीं 4 प्रकार के विधेयकों के माध्यम से संसद हमारी किसी भी प्रकार का विधेयक बनाती है और फाइनली उसको कानून के रूप में पूरे देश के लिए क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये साधारण विधेयक हमारा होता क्या है। साधारण विधेयक, इसका जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया वो प्रावधान हमारा किया गया अनुच्छेद 107 में। कहां पे, अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक का प्रावधान किया गया है। और ये जो साधारण विधेयक होता है ये एकदम सिंपल या नॉर्मल विधेयक होता है। ये ना ही किसी पैसे से रिलेटेड होता है, ना ही किसी अन्य चीज से रिलेटेड होता है। ये सामान्य तौर पे हमारा पारित होने वाला विधेयक होता है, जिसको हम लोग साधारण विधेयक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक प्रकार से बोले तो इससे पहले हमारा महिलाओं के जो शादी की आयु थी या महिलाओं की जो विवाह की आयु थी वो हमारी 18 वर्ष हुआ करती थी।
लेकिन इस साधारण विधेयक को जब से पारित कर दिया गया या इस साधारण विधेयक के माध्यम से एक हमारा विधेयक पारित किया गया संसद में कि इस विधेयक के पश्चात में भारत देश के अंतर्गत में अब अगर महिलाओं का अगर विवाह किया जाएगा तो वो 21 वर्ष की आयु में किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमारे विधेयक होते हैं नॉर्मल परिस्थिति के, उनको हम लोग साधारण विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में ये आता है हमारा धन विधेयक। ये धन विधेयक क्या होता है? ये जो धन विधेयक है इसका जो प्रावधान किया गया वो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 में किया गया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसकी चर्चा अभी आगे हम क्लास में करेंगे। तो ये धन विधेयक हो गया हमारा। इस धन विधेयक में पैसे से जुड़ा हुआ जो भी विधेयक होगा, अर्थात जो भी हमारा धन से रिलेटेड जो भी विधेयक हमारा पारित किया जाएगा संसद में, वो हमारा सारा का सारा विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा धन विधेयक। एंड इसी के पश्चात में आता है हमारा वित्त विधेयक। क्या आता है? वित्त विधेयक। भारतीय संविधान में जो इसका प्रावधान किया गया वो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 117 में। ठीक है, तो इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। ये भी हमारा पैसे से ही जुड़ा हुआ है वित्त विधेयक, जैसे कि नाम से ही हमको अनुमानित लग रहा होगा। वित्त अर्थात फाइनेंशियल कंडीशन की जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल बिल के तौर पे इसको हम जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये आता है हमारा संविधान संशोधन विधेयक, जिसको भारतीय संविधान में अगर कहीं जगह दी गई तो वो अनुच्छेद 368 में इसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान में इसको समाहित किया हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने। ठीक है, अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा। और ये जो संशोधन किया जाएगा ये 3 प्रकार के बहुमत के आधार पर किया जाएगा। 3 प्रकार के बहुमत कैसे? एक तो हमारा साधारण बहुमत से, अर्थात आधे बहुमत से, 1/2 बहुमत से। ठीक है, एंड दूसरा विशेष बहुमत से, अर्थात 2/3 बहुमत से। अगर सदन में ये हमारा विधेयक पारित हो जाता है तो फिर संविधान में संशोधन हमारे कर दिया जाता है किसी भी प्रावधान को लेकर के। और तीसरी कंडीशन इसमें ये बनती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि संविधान में अगर संशोधन करना पड़ता है तो हमको कुछ राज्यों से भी क्या लेनी पड़ती है? स्वीकृति लेनी पड़ती है। अर्थात अगर हमको किसी भी प्रकार का नया प्रावधान जोड़ना है संविधान में और वो प्रावधान हमारा किसी राज्य के संदर्भ में भी है, यानी भारत देश के किसी राज्य के संदर्भ में भी है, तो जाहिर सी बात है यार, राज्यों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपके राज्य में ऐसा प्रावधान या ऐसा नियम कानून हम लगाने वाले हैं तो इसमें यार उनकी भी सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे विधेयक होते हैं, कुछ हमारे संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें कि राज्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो वही बोला गया कि एक हमारा हो गया 1/2 बहुमत से, एंड दूसरा हो गया 2/3 बहुमत से, एंड तीसरा हो गया इसी में 2/3 बहुमत से, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की भी क्या होगी? स्वीकृति होगी। इन तीनों ही परिस्थितियों को लेकर के संविधान में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे विधेयक ऐसे हैं जो कि हमको पढ़ना है विधेयक के संदर्भ में कि विधेयक हमारे होते क्या हैं और कितने प्रकार के विधेयक हमारे होते हैं। ठीक है, तो इन 4 प्रकार के विधेयकों को हमको क्या करना है? अपने माइंड में सेट करके रखना है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। अब अगर हम ये सारी चीजें समझ चुके हैं विधेयक के संदर्भ में,
तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी विधेयक हमारा पारित कब होता है और कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो कोई भी विधेयक अगर हमको पारित करना है तो इसके लिए भी 3 से 4 परिस्थितियां होती हैं या 3 से 4 स्टेज हमारे होते हैं जो कि किसी भी बिल को या किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए हमारे आवश्यक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उनको देखते हैं। देखते हैं इसी में कि कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है तो वो कैसे पारित होता है। सबसे पहले मानते हैं कि कोई विधेयक हमको पारित करना है तो सर्वप्रथम उस विधेयक का मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा तैयार किया जाता है सर्वप्रथम। किसी भी विधेयक को अगर पारित करना है तो सबसे पहले उसका मसौदा तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये जो मसौदा होता है इसी को हम लोग ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। और जब भी किसी विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो ये फिर भेजा जाता है कहां पे, संसद में भेजा जाता है। और इस संसद में हम लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, ये कहीं पे भी जा सकता है और वहां से पारित हो सकता है। ठीक है, और ये जो मसौदा होता है इसको तैयार कौन करता है, तो इस मसौदे को 2 लोग तैयार करते हैं। कौन कौन से 2 लोग तैयार करते हैं, कौन कौन से। पहले हमारे अगर किसी भी विधेयक का मसौदा तैयार करना है तो पहला हमारा मंत्री तैयार करेंगे और दूसरा आम आदमी या सांसद लोग हमारे इस मसौदे को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। जो मसौदा मंत्री तैयार करते हैं इनको हम लोग सरकारी मसौदा क्या बोलते हैं, सरकारी मसौदा के नाम से जानते हैं। और जो आम आदमी या जो संसद जिस मसौदे को तैयार करती है इसको हम लोग गैर सरकारी क्या बोलते हैं, गैर सरकारी मसौदे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है या ये जो मसौदा तैयार किया जाता है ये 2 लोगों के द्वारा किया जाता है। पहला मंत्री, दूसरा सांसद। मंत्री जो करेंगे सरकारी मसौदा, सांसद जो करेंगे गैर सरकारी मसौदा। और इसमें ये सरकारी मसौदा क्या होता है, सरकारी मसौदा ऐसा मसौदा होता है जो कि हमारे सरकार की मदद करते हैं किसी भी मसौदे को तैयार करने के लिए। ठीक है, अब ये मदद कौन करेंगे या ये सहायता कौन करेंगे, तो सरकार के जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो हमारे इस मसौदे को तैयार करने में उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि डीएम वगैरह हो गया, डीएम के साथ में एसडीएम वगैरह हो गया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे कुलाधिपति, चीफ वगैरह हो गए। तो इन सारे लोगों से ये मसौदा हमारा तैयार करवाया जाता है और फिर उसके पश्चात में जैसे ही इसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है तो इसको संसद में भेजा जाता है जिसको हम लोग प्रस्तुत के नाम से जानते हैं। यानी इसको संसद में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मसौदा तैयार करने के पश्चात में संसद में प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस भी बोलते हैं, इंट्रोड्यूस के नाम से भी जानते हैं। अब जब ये संसद में पास होगा, ये मसौदा हमारा जब संसद में जाएगा तो यहां भी हमारी 4 कंडीशनें बनती हैं। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए संसद में 4 कंडीशनें बनती हैं। या तो उस विधेयक पर क्या हो, चर्चा हो। देखते जाइएगा 4 कंडीशनें बनेंगी, कौन कौन सी। पहली, उस विधेयक को लेकर के संसद में क्या होगी, चर्चा होगी। दूसरा, बहस होगी। तीसरा, मतदान होगा। एंड चौथा, इसी में जो चौथा आता है पारित होना। यानी पहले उस मसौदे को तैयार करके जैसे ही संसद में भेजा जाएगा तो संसद में पहले उस विधेयक पर या उस मसौदे पर बड़े ही बेहतरीन तरीके से चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार का मसौदा है, यानी किस लिए इसको लाया जा रहा है। अगर इसको पूरे देश के लिए लागू करेंगे तो क्या इसके लाभ होंगे,
क्या इसकी हानि होगी, ये हर एक नागरिक के लिए कैसा रहेगा, इस संदर्भ में सारी चीजों को देखते हुए इस पर चर्चा होती है, बहस होती है और फिर बाद में मतदान होता है। यानी बहुमत के आधार पे उस विधेयक पर या उस मसौदे पर मतदान होता है और जैसे ही मतदान होता है तब उसको फिर पारित कर दिया जाता है संसद से, ठीक है। और जैसे ही ये संसद से पारित होकर के जाता है तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास में। यानी ये जो विधेयक पारित हो गया, और मैंने अभी भी बोला कि जब ये मसौदा पारित हो जाएगा तभी हम इसको विधेयक का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? विधेयक का नाम देंगे या बिल का नाम देंगे। अब यह जो बिल पारित हो गया ये जाएगा राष्ट्रपति के पास में। कहां पे? राष्ट्रपति जी के पास में। और राष्ट्रपति फाइनली इस पे क्या करेंगे? हस्ताक्षर करके इस विधेयक को कानून में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? कानून में बदल देंगे, या जिसको हम लोग एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तभी ये फाइनली कोई भी विधेयक या कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात में पूरे देश के लिए एक कानून के रूप में उभर करके आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा विधेयक बनाने का सिस्टम है कि पहले क्या होता है एंड उसके पश्चात में संसद में जाता है, वहां पारित होता है, उसके पश्चात में राष्ट्रपति जी के पास में जाता है, तब कहीं जाकर के ये राष्ट्रपति जी के द्वारा पारित अगर हो गया तो पूरे देश के लिए एक कानून बन जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा विधेयक के संदर्भ में। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है। कंडीशन ये बनती है कि कोई विधेयक अगर हमारा राष्ट्रपति जी के पास में गया, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिया तो अच्छी बात है, अगर हस्ताक्षर ना किया तो क्या होगा? यार दोनों परिस्थितियां बनती हैं। जरूरी तो है नहीं कि अगर वो विधेयक हमारा पहुंच गया तो राष्ट्रपति महोदय उस पे हस्ताक्षर करे ही करे। यार उनको वो विधेयक अगर असंतुष्ट लगता है या वो जो विधेयक उनके पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचा है वो उस पे हस्ताक्षर इस कारणवश ना करें, वो कह दें कि ये जो विधेयक आपने हमारे पास भेजा हस्ताक्षर के लिए, इससे हम असंतुष्ट हैं, ये हमारा क्या है, ये इसको हम सहमति प्रदान नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय उस पे वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 111 के तहत किया गया है। यानी राष्ट्रपति जी की वीटो शक्ति का जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 111 के तहत भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। वीटो शक्ति का मतलब यही है कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतः मना कर देते हैं या किसी भी विधेयक को एक प्रकार से रोक देते हैं या मना कर देते हैं। तो इस प्रकार में हम लोग यहीं पे बात थोड़ी सी कर ही लेते हैं। देखते हैं इसी में मैंने अभी क्या बोला कि वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय उसको क्या कर देते हैं, उस विधेयक को रोक देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो प्रावधान किया गया, कहां पे प्रावधान किया गया, यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 111 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जी की वीटो शक्ति का प्रावधान है, वीटो शक्ति का प्रावधान हमारे किया गया है। और यह जो वीटो शक्ति है ये 4 प्रकार की वीटो शक्ति हमारी होती है पूरी दुनिया में, ठीक है। यानी पूरे दुनिया में 4 प्रकार की वीटो शक्ति हमारी होती है। और इंडिया के अंतर्गत कितनी वीटो शक्तियां, तो 3 वीटो शक्तियां। पूरी दुनिया में कितना, 4 वीटो शक्तियां, ठीक है। देखते हैं इसी में पहली जो वीटो शक्ति हुई उसको हम लोग अत्यंतकारी वीटो शक्ति के नाम से जानते हैं, अत्यंतकारी वीटो शक्ति। एंड दूसरा निलंबकारी वीटो शक्ति बोलते हैं, निलंबकारी वीटो। एंड तीसरा आता है इसी में एक प्रकार से अगर बोले तो पॉकेट वीटो ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं,
पॉकेट वीटो एंड चौथा होता है इसी में हमारा क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो होता है हमारा, ठीक है। ये 4 प्रकार के वीटो हमारे होते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत में, और 3 प्रकार के वीटो हमारे होते हैं इंडिया के अंतर्गत में, ठीक है। ये जो क्वालिफाइड वीटो है, ये अमेरिका में हमारा क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग किया जाता है। ये इंडिया के अंतर्गत ये क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों वीटो हैं, ये इंडिया के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। अत्यंतकारी वीटो को हम लोग एक प्रकार से बोलें तो इसको अत्यंतकारी वीटो एंड निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। इसको हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में यार इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। इन वीटो का प्रयोग करके हमारा जो राष्ट्रपति महोदय है वो किसी भी विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए क्या करते हैं, मना कर सकते हैं, ठीक है। या एक प्रकार से बोले तो रोक सकते हैं। वीटो का मतलब ही होता है रोकना। हम लोग कभी कभार आम बोलचाल में या अपने व्यवहारिक जीवन में हम लोग वीटो नाम का शब्द यूज करते भी हैं, और सुना भी होगा हमने कि राष्ट्रपति जी का वीटो पावर, ठीक है। तो ये जो वीटो शक्ति है ये हमारी होती है, ठीक है। फिलहाल में ये था हमारा आज का सिस्टम। बाकी इसके आगे की चर्चा हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन अनुच्छेदों का और इस भारतीय संविधान का आनंद लेते रहिएगा और पढ़ते चलिएगा मेरे साथ में धीरे धीरे, और लक्ष्य की तरफ हम लोग दिन प्रतिदिन अग्रसर रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए